आपके लिए काफ़ी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे यूएस बैंकिंग क्राइसिस के बारे में। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखते हैं तो आपको यूएस बैंकिंग क्राइसिस और इतने बैंक्स के कोलैप्स के बाद भी यूएस सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स को क्यों बढ़ा रहा है, यह सब आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर में आया तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले सिलिकॉन वैली बैंक, फिर सिग्नेचर बैंक और फिर फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के कोलैप्स के बाद अब पैकवेस्ट और वेस्टर्न अलायंस बैंक के शेयर्स भी काफ़ी तेज़ी से गिरे हैं और अब यह बैंक भी डूबने के कगार पर खड़े हैं। बस 3 महीनों के भीतर अमेरिका के 5 बड़े बैंकों की हालत पस्त होने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से ज़्यादा दूर नहीं है। अमेरिका का बैंकिंग क्राइसिस यूरोप तक भी पहुंचा है और स्विट्जरलैंड का क्रेडिट स्विस बैंक भी कोलैप्स हो गया। क्या यह क्राइसिस 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के जैसा ही है या अलग है? और क्या इस क्राइसिस का इफेक्ट इंडियन बैंक्स पर भी पड़ेगा? आइए जानते हैं जिन 3 मेजर यूएस बैंक्स का कोलैप्स हुआ है। क्या वह बैंक्स कई सालों से लॉस में चल रहे थे या फिर इसका कोई और कारण है? ये है सिलिकॉन वैली बैंक। फरवरी 2023 तक इसके एक शेयर का वैल्यू $288 था और अब $0.46 हो गया है। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के भी एक शेयर का प्राइस $123 था और अब $0.35 हो गया है। सिग्नेचर बैंक का भी यही हाल है। फरवरी 2023 तक इसके एक शेयर का प्राइस $115 था और अब $0.10 हो गया है। जिन और 2 बैंक के कोलैप्स की बात हो रही है, यानी कि पैकवेस्ट और वेस्टर्न फाइनेंशियल बैंक, इन बैंक्स के शेयर का प्राइस भी कुछ महीने पहले अच्छा था पर अब यह भी कोलैप्स होने की कगार पर है। तो ऐसा क्या हुआ कि यूएस में बैंक्स कोलैप्स होते जा रहे हैं? यूएस इकोनॉमी, जो कि वर्ल्ड की टॉप मोस्ट इकोनॉमी है, ऐसे हालत में कैसे पहुंच गई जहां उसका बैंकिंग सिस्टम इतने प्रेशर में आ गया कि एक के बाद एक उसके बैंक्स कोलैप्स होते जा रहे हैं? दरअसल यह डोमिनो इफेक्ट है, यानी कि एक बैंक कोलैप्स होता है तो इसके कारण दूसरे बैंक्स भी अफेक्ट होते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक का कोलैप्स सिग्नेचर बैंक और फर्स्ट रिपब्लिक बैंक पर भी देखने को मिला, यानी कि डोमिनो इफेक्ट तू चल मैं भी आया के कंसेप्ट पर बेस्ड है। आगे इसे हम डिटेल में समझेंगे। इन बैंक्स के कोलैप्स होने का मेजर रीज़न तो इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना ही है। हम यहाँ सिलिकॉन वैली बैंक की ही बात करेंगे क्योंकि इस बैंक के डोमिनो इफेक्ट के कारण ही बाकी दूसरे बैंक्स कोलैप्स हुए हैं। और सिग्नेचर बैंक के कोलैप्स का मेजर रीज़न तो उसका क्रिप्टो करेंसीज में डील करना है, जो कि काफ़ी अनस्टेबल होती है। सिलिकॉन वैली बैंक यह अमेरिका का 16th लार्जेस्ट बैंक था जो मोस्टली स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटलिस्ट को फंड्स प्रोवाइड करवाता था। और कई बड़ी कंपनीज जैसे पिंटरेस्ट, फिटबिट इसके कस्टमर्स थे। और ऐसा माना जा रहा है कि साल 2008 की क्राइसिस के बाद यह 2nd लार्जेस्ट बैंक कोलैप्स है। सिलिकॉन वैली बैंक का मेजर इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में था और किसी भी बैंक के लिए उसका इन्वेस्टमेंट उसकी असेट होती है, यानी कि बॉन्ड्स असेट है। बॉन्ड की प्राइस इंटरेस्ट रेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो बॉन्ड्स की प्राइस कम होती है और यदि इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो बॉन्ड्स की प्राइस बढ़ती है। इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना या कम करना किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है, जैसे इंडिया में आरबीआई या यूएस में फेडरल रिजर्व। इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना बॉन्ड की प्राइसेस को कम करता है, जिससे कि बैंक की असेट की वैल्यू कम हो जाती है और बैंक्स प्रेशर में आ जाते हैं। अब अगर बैंक्स इस प्रेशर से उभरने की कोशिश भी करते हैं तो इसका मतलब है बैंक्स का सारी दुनिया के सामने अपने प्रेशर में होने की बात को एक्सेप्ट करना, और वह अगर ऐसा करते हैं तो यह लोगों के लिए उस बैंक को छोड़ने का सिग्नल बन जाता है। इससे बैंक के शेयर्स गिर जाते हैं और सभी डिपॉजिटर्स उस बैंक से अपने अपने फंड्स निकालने लगते हैं। इसी को बैंक रन कहते हैं और बैंक्स कोलैप्स हो जाते हैं।
यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब कोई बैंक इस तरह के प्रेशर में आ जाता है, उसके बाद वह अगर कोई करेक्टिव मेजर लेता भी है तब भी वह कोलैप्स होता है, और अगर वह कोई स्टेप्स नहीं भी लेता तब तो वो कोलैप्स होता ही है। सिलिकॉन वैली बैंक के साथ भी यही हुआ। जब कोविड के टाइम पर इंटरेस्ट रेट्स कम थे तब इस बैंक ने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, जिससे इसको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला। पर जब अमेरिका की सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए तब बॉन्ड्स की वैल्यू कम होने लगी और बैंक लॉस में आ गया। पर यह लॉस अभी तक बुक नहीं किया गया था, तो पॉसिबिलिटी थी कि यह लॉस वापस रिकवर हो जाएगा। पर कोविड के बाद जब लॉकडाउन हटा तब आईटी और अदर स्टार्टअप कंपनीज को पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने बैंक से अपना डिपॉजिट निकालना शुरू किया, और ये विड्रॉल ही बैंक के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो गया, क्योंकि बैंक के पास ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं थी और उनका बड़ा इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट था। कुछ बड़े डिपॉजिटर्स ने भी अपना पैसा बैंक से निकाला। जब इतना सारा विड्रॉल बैंक से होने लगा तो बैंक के पास कैश बचा ही नहीं, जिस वजह से उसे बॉन्ड्स को लॉस में बेचना पड़ा। और जब बैंक ने अपनी बैलेंस शीट में ये बताया कि उसे 16,000 करोड़ का लॉस हुआ है, तो उसके बाकी कस्टमर्स ये देखकर पैनिक में आ गए और उन्होंने डर की वजह से अपना पैसा बैंक से निकालना शुरू कर दिया, और इससे बैंक पर प्रेशर और बढ़ गया और बैंक कोलैप्स हो गया। इस आर्ग्यूमेंट से हम ये सोच रहे होंगे कि इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने से बैंक्स कोलैप्स हो जाते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा होता तो बैंक्स बॉन्ड पे प्रॉफिट बुक करते और कोलैप्स नहीं होते, पर ऐसा नहीं है। किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक नॉर्मली इंटरेस्ट रेट्स में छोटे छोटे चेंजेस करती है, जिन्हें बैंक्स आसानी से मैनेज कर लेते हैं और पैनिक में नहीं आते हैं। पर अगर सेंट्रल बैंक्स सडनली इंटरेस्ट रेट्स में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देती है तो बैंक्स के लिए उसे मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है और बैंक कोलैप्स हो जाते हैं। और पिछले कुछ समय में अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया गया है। साल 2022 फरवरी में इंटरेस्ट रेट 0.25% पर थी, जो कि फरवरी 2023 तक बढ़कर 4.25% पर पहुंच गई। इतने कम समय में इंटरेस्ट रेट्स का इतना ज़्यादा बढ़ना यूएस बैंक्स के लिए डिफ़िकल्ट था सिचुएशन को मैनेज करना, और इस वजह से बैंक्स कोलैप्स हो गए। अब सवाल आता है कि अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक, जो कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, वह इंटरेस्ट रेट्स में इतना इंक्रीज क्यों कर रहा है? दरअसल अमेरिका में इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया है, जिसे कंट्रोल करने के लिए फेडरल बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं। हम अमेरिका में इन्फ्लेशन देख सकते हैं। कोविड पेंडेमिक के बाद यह बढ़ा है, और रशिया यूक्रेन वॉर के कारण जो एनर्जी क्राइसिस हुआ उससे यह इन्फ्लेशन 9% तक पहुंच गया। इस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए ही यूएस सेंट्रल बैंक यानी कि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रही है। तो क्या इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से इन्फ्लेशन कम होता है? जी हाँ, जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तब बैंक्स अपने कस्टमर्स को ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन्स देती है, जिससे कि कस्टमर्स के लिए उन लोन्स को लेना एक्सपेंसिव हो जाता है। ऐसे में काफ़ी कम कस्टमर्स ही बैंक से लोन लेते हैं और उन्हें एग्जिस्टिंग लोन पर ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, जिससे कि उनकी इनकम कम हो जाती है, और इसी वजह से गुड्स और सर्विसेज की डिमांड भी कम हो जाती है। डिमांड कम होने की वजह से गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस भी कम हो जाती है और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है। और क्या किसी भी सेंट्रल बैंक के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ही ओनली सॉल्यूशन है इन्फ्लेशन को कम करने का? यूएस सेंट्रल बैंक के पास मॉनेटरी पॉलिसी के मेजर्स ही है जिससे वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है, पर इन्फ्लेशन को फिस्कल पॉलिसी से भी कंट्रोल किया जा सकता है। फिस्कल पॉलिसी यूएस गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर सकती है, जिसमें अननेसेसरी पब्लिक एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना, टैक्सेस को इंक्रीज करना, ये सब इंक्लूड होता है। फिस्कल पॉलिसी से भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है। पर इतने हाई इन्फ्लेशन को
सिर्फ फिस्कल पॉलिसी से ही नहीं कंट्रोल किया जा सकता। इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ही पड़ेगा। इसी वजह से इतने सारे बैंकिंग कोलैप्स के बाद भी यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। अब जानते हैं क्या यूएस बैंकिंग क्राइसिस का इफेक्ट इंडिया और वर्ल्ड पर भी दिखेगा। यूएस बैंक्स में शॉर्ट टर्म में इसका इफेक्ट देखा जा सकता है क्योंकि यह कोई फंडामेंटल इशू नहीं है और इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए काफ़ी सारे मेजर्स भी लिए गए हैं। कोलैप्स्ड बैंक्स को स्ट्रॉन्ग बैंक्स ने अक्वायर कर लिया है और नेशनल बैंक ऑफ सेंटा क्लारा भी ओपन किया गया है ताकि कोलैप्स्ड बैंक्स में जिन डिपॉजिटर्स का मनी स्टक था वो अपना मनी विड्रॉ कर सकें। पर क्या इंडियन बैंक्स पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा? शॉर्ट टर्म में इसका इफेक्ट हो सकता है पर लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। आरबीआई गवर्नर का भी यही मानना है कि इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबल है और काफ़ी सारे मेजर्स लिए गए हैं रिस्क मैनेजमेंट के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।